नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में चुनाव है तो उससे पहले पहुंचे तमिलनाडु और मदुरई में। उन्होंने जब बोलना शुरू किया और जैसे उन्होंने बीजेपी तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का जिक्र किया, जन सैलाब इस तरीके से चीखने लगा, चिल्लाने लगा और जय जयकार करने लगा कि अमित शाह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब उसके बाद सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव हारे, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी चली गई, लेकिन फिर भी अन्नामलाई हीरो क्यों हैं बीजेपी के और तमिलनाडु के लोगों के बीच में? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अमित शाह ने क्या कुछ कहा कि अन्नामलाई के बारे में, जिस पर जनता ने जय जयकार की, वो सुन लीजिए। जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया, ऐसे हमारे पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई जी, पंकज जी, ये बयान अमित शाह का आपने सुना, फिर चेहरे पर वो मुस्कुराहट दिखी, लोगों का शोर दिखा, इस पर आपको क्या समझ में आ रहा है? आप अगर इसको डिकोड करेंगे तो कैसे? अमित शाह को पता है कि तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे पॉपुलर चेहरा कौन है। अमित शाह को पता है कि उन्होंने अन्नामलाई को क्या अकेले में बुला के प्रॉमिस किया था। उसके बाद अन्नामलाई ने स्वेच्छा से प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा। अन्नामलाई को यह पता है कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है और भाजपा आला कमान ने उन्हें बता दिया, इसलिए अन्नामलाई आश्वस्त हैं। कार्यकर्ताओं को यह पता है कि बीजेपी को तमिलनाडु में किसने 0 से 10-12% तक ले गए हैं, कौन वो शख्स था जो लेके गया। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी का वो कौन नेता है जिसको एआईएडीएमके भी निशाना बनाती है, हालांकि अब सहयोगी है, जिसको डीएमके भी निशाना बनाते हैं, जिसको विजयकांत की पार्टी भी निशाना बनाती है? कौन नेता है? वो नेता का नाम है अन्नामलाई। और क्यों है कि जो लोग आपको रोक नहीं सकते वो आपकी आलोचना करते हैं, इसलिए अन्नामलाई को पसंद नहीं करते, क्योंकि अन्नामलाई लेके गए हैं बीजेपी को यहां तक। लेकिन पंकज, सवाल यहां तो ये भी है कि अन्नामलाई के लिए थोड़ा केंद्र भी वो मतलब नरम रहता है क्या? चुनाव हार गए, कुर्सी भी छोड़ दी, ठीक है, बातचीत के सहारे छोड़ी होगी, और फिर क्या कहते हैं, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया जब चुनाव हुए, फिर भी बिल्कुल चहेते बने हुए हैं, हीरो भी हैं वो बीजेपी के तमिलनाडु में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चुनाव हार गए, तो तमिलनाडु में जीते कब थे? जब एआईएडीएमके अन्नामलाई अपना खुद चुनाव हार गए ना, कि जिस तरीके से और बना तो ये हुआ कि पहली सीट तो आ सकती है, कम से कम जीत लेंगे। जहां पे बीजेपी का कोई संगठन नहीं, कार्यकर्ता नहीं, वहां पे 10% वोट लेके आ रही है, मामूली है 0 से 10% पहुंचा देना। और आप बोलेंगे कि पहले भी तो एक आध जीतते थे कभी कभी, एक बार कन्याकुमारी की सीट जीत गया था, एक बार कभी। वो इसलिए जीतते थे कि एआईएडीएमके के सहयोगी रहते थे या डीएमके के साथ कभी रह गए, तो किसी बड़ी पार्टी के साथ लटकन में रहे तो एक आध सीट जीत गए। लेकिन अकेले लड़के 10% वोट लाना बीजेपी के लिए तमिलनाडु में आसान था क्या? पूछेगा तो वहां कभी किसी जाके कोई पत्रकार वगैरह होगा तो। अन्नामलाई ने एक तरह से संगठन को खड़ा कर दिया। हर जिले में बूथ अध्यक्ष से लेके मंडल तक और फिर मंडल से लेके जिला स्तर तक एक संगठन बन गया, और हर जिले में कुछ ना कुछ लोग हैं बीजेपी के। पहले एक आध आदमी जीत गया अपने पर्सनल छवि पे, अब क्या केरला में सुरेश गोपी जीत गए एक, तो क्या बोले कि भाजपा जीत गए, उनकी पर्सनल छवि है, वहां पे से निकाल लिया। पिछली बार भी सेकंड पे रहे थे, लगे थे वहां पे। हाँ, अगर सारे केरला में लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में 5% 10% बीजेपी का आ जाए, तब हम कहेंगे कि अब संगठन की पकड़ बन गई। तो अन्नामलाई ने संगठन की पकड़ मजबूत बनाई है तमिलनाडु में। बिल्कुल, जितने लोगों को जोड़ा है पार्टी से, जितने कार्यकर्ताओं को जोड़ा है और जितना मेहनत किया है अन्नामलाई और उनकी टीम ने, और एक तरह से अगर एआईडीएमके के साथ गठबंधन नहीं होता तो पूरे टॉक ऑफ द टाउन बना दिया था बीजेपी को। बीजेपी के बारे में आम पब्लिक तमिलनाडु का चर्चा करने लगे, यही बहुत बड़ी जीत थी। अच्छा, चर्चा तो अब आप आम पब्लिक का जिक्र कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले एक पोल हुआ था
जिसमें अन्नामलाई को 10 से 12% लोगों ने कहा कि हम उन्हें सीएम के चेहरे के तौर पर देखते हैं, और 26 से 36% लोगों ने कहा था कि स्टालिन ही ठीक है, और 18%, 16 से 18% ने विजय थलापति को चुना था। तो जो 10 से 12% लोग हैं उनके बीच में पैठ बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी, वो भी तब जब आपके सामने स्टालिन जैसे परिवार की राजनीति हो और AIADMK भी हो, पनीर सेल्वम भी हो। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जब आप शुरुआत से लेकर 10-12% पहुंचा देते हैं ना, तो 12 से 20-22 होने में फिर समय नहीं लगता, क्योंकि फिर बहुत सारे कार्यकर्ता आपके लिए होते हैं जो कि आपकी बातों को फैलाते हैं। लेकिन शुरुआत में सब कुछ खुद ही करना होता है। अन्नामलाई ने बीजेपी के लिए तमिलनाडु में वो कर दिया। रिसोर्सफुल भी हैं, रिवेन्यू जनरेट करने से लेके, संगठन बनाने से लेके, कार्यकर्ताओं को तैयार करना और मुद्दों पर आगे बढ़कर ये करना, ये सब बता दिया कि चाहे वो रेप केस हुआ है, जब इनको आप लोगों ने कोड़े मारते खुद को देखा होगा, वो सब। अब तो एक लॉन्च पैड मिल गया और वहां पे वो स्प्रिंग से आप जितना छलांग लगाते ऊपर तक जाइए, लेकिन शुरुआत में वो स्प्रिंग बिछाने वाला अन्नामलाई है। दूसरी बात, मैं और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, तमिलनाडु की सारी राजनीतिक पार्टियां द्रविडियन राजनीति लगभग करती है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी आई है वहां पे जो हिंदू की बात कर रही है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हिंदू की बात करना एक तरह से गाली थी। हिंदू और हिंदी दोनों की बात हो रही है। बिल्कुल, और वहां पे जाकर आप हिंदी और हिंदू की राजनीति करें और फिर आपको 10-12% समर्थन भी मिले, ये बहुत बड़ी बात है। समझ नहीं है, उत्तर भारत में बैठ के हमें नहीं समझ में आएगा। वो जो द्रविडियन राजनीति को जानते हैं वो जानते हैं कि कैसे सनातन को अभी बोला था ना एड्स है या डेंगू है, और उसका वोट बढ़ा था ना, ये वहां बैठा दिया गया है। जैसे कम्युनिस्ट किसी राज्य में चल जाएगा तो लोगों के मन में ये जहन में बैठा दिया जाता है कि जो कारोबारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो पापी लोग हैं, वो सिर्फ समाज को लूटते हैं, वो शोषक होते हैं। उसी तरह तमिलनाडु में बैठा दिया गया मन में कि जो मंदिर जाते हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो ब्राह्मणवादी लोग होते हैं। लेकिन उस राजनीति को करके 10-12% वोट गार्नर करना और फिर एक तरह से समझिए पूरे राज्य में संगठन बनाना, वो तो आइडियोलॉजिकल चैलेंज पेश कर दिया बीजेपी ने भाई वहां पे। अच्छा पंकज जी, जो काम तमाम आरएसएस का इतना लंबा वर्क हो जाए, तमिलनाडु में नहीं कर पा रहे हैं, वो केरला में नहीं कर पा रहे हैं। अचानक एक लड़का आता है आईपीएस की नौकरी छोड़ के, वो वही काम कर देता है जो बहुत दिनों से संगठन में लोग लगे हुए थे। मैं ये उनका क्रेडिट कम नहीं कर रहा, लेकिन एक कैटलिस्ट के रूप में इसने काम किया है। बिल्कुल, एक कप्तान चाहिए होता है जिसमें कप्तान वाली छवि हो आता है और वो टीम को लीड करता है। पंकज जी, यहां पर एक चीज और समझने की कोशिश दर्शक करेंगे कि थलापति विजय है, अगर थलापति विजय ना आते तो जो 10 से 12% लोग अन्नामलाई को चाह रहे हैं वो 20% तक हो सकते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं। थलापति विजय खुद क्रिश्चियन है और वो प्योर द्रविडियन राजनीति कर रहे हैं। मुझे स्टालिन का ही घाटा किया मतलब। हाँ, वो द्रविडियन जो वोट बैंक है वहीं से वो सेंधमारी कर रहे हैं। दूसरी बात, थलापति विजय के साथ एक स्टारडम है क्योंकि वो फिल्म बैकग्राउंड से आए हैं, जो तमिल और उधर साउथ की राजनीति में होता है हमेशा से। बिल्कुल, तो वो इनके फैन फॉलोइंग है। वो वोट है या नहीं, अभी तक एक भी चुनाव लड़ा नहीं। मुझे नहीं पता कि उनमें से जो लोग देखने आते हैं, आज मेरे घर पे या मेरे मोहल्ले में आ जाए अमिताभ बच्चन तो मैं भी देखने जाऊंगा, लेकिन चुनाव में उन्हें वोट करूंगा कि नहीं, अलग बात है। जैसे यूपी बिहार की राजनीति में एक बहुत मजेदार चीज होती है कि स्टार्स बुलाकर चुनाव प्रचार करवाए जाते हैं, कभी भोजपुरी स्टार, कभी साउथ के स्टार या कभी बॉलीवुड के स्टार, और खूब भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन बाद में पता चलता है माननीय हार गए। बिल्कुल, अब मैंने देखा भी है। पहली बार मनोज तिवारी लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के टिकट से, तो बहुत बड़े बड़े स्टार लाए थे गोरखपुर, और वो बुरी तरह हारे। हाँ, गोरखपुर से शायद लड़े थे समाजवादी पार्टी से। और हमारे यहाँ जब बाबूलाल मरांडी ने एक पार्टी बनाई थी तो एक श्वेता तिवारी है टीवी स्टार, उसको लेके हेलीकॉप्टर में घूमते थे, पर सीट वीट वो सब पार्टी में कुछ नहीं होता। हाँ, देखने जाएंगे। अब हीरोइन आएगी तो हम नहीं देखने जाएंगे, भले कोई भी पार्टी का नेता लेके आए, हमको इससे क्या मतलब, हम तो हीरोइन देखने का। और ये भी लोग कहते हैं कि भाई वोट देना है ना देना वो अलग बात है, लेकिन स्टार आई है तो एक बार उसके साथ सेल्फी या फोटो अगर खिंचाने को मिल रहा है तो किसको बुरा लगेगा जी। तो ये जो विजय जो है, थलापति विजय, इनका स्टारडम है। लोग अपने स्टार को देखने आ रहे हैं और उनके फैन फॉलोइंग है, फैंस क्लब है, वो सब ला रहे हैं। वोट जब तक नहीं पड़ता और कितना प्रतिशत वोट आता है, जब तक वो नहीं देखा जाएगा तब तक इसका बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी वो अनटेस्टेड हैं। उन्होंने अभी तक तो जंग में उतरे ही नहीं है ना। अभी तो स्टारडम भीड़ देख रहा है कि ये काट लेंगे, वो काट लेंगे। एक सवाल पंकज जी, और अभी आपने बीच में कहा कि 0 से शून्य से क्या कहते हैं 10%, 11% तक लाना बड़ी बात होती है, और वो उन्होंने कर दिखाया। अभी उनको ये महत्वपूर्ण नहीं कितनी सीटें जीते, कहां पर जीते, कहां नहीं जीते। मुझे जब आप ये जिक्र कर रहे हैं तो मुझे एक किताब याद आ रही, बीजेपी के किसी बड़े नेता ने बहुत पहले लिखी थी, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है, बहुत बड़ी किताब है, लगभग 400-500 पेज की होगी। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जब हम पहली बार 2 सीट जीते तब हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हुआ, क्योंकि हमारा जो वोट फीसदी था, जितना भी फीसदी रहा हो, 4-5, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, कह रहे हैं 2 सीट जीतने पर हमारी नजर नहीं थी, वो जो हमको कुछ फीसदी वोट मिले थे ना, नजर हमारी उन पर थी कि हमको लग रहा है कि 4 लाख लोगों ने एक वोट दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि संगठन ने कहा कि इन 4 लाख लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाए, फिर उन 4 लाख लोगों को आगे पहुंचाने की कोशिश की जाए। और आज जब आप 303 देख रहे हैं तो उस दिन अगर हम 2 सीट देखकर शांत बैठ गए होते तो हम 303 तक न पहुंचते। हमने वो वोट परसेंट देखा, 4 लाख लोग हमारे साथ जो जुड़े, हमने उनको आगे कंटिन्यू करते गए, तब आज ये परिणाम निकला। एक बात मैं बताऊं, जब देश आजाद हुआ था तो संघ परिवार की पहली 2-3 पीढ़ी को तो ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला कि हम किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बस अपना जीवन खपा दिए, लेकिन उन्हीं दधीचियों की हड्डी से आज वज्र का निर्माण हुआ। वो बिना स्वार्थ, जब कोई बैठने नहीं दे रहा है तो वो आदमी दर दर भटक रहा है, चना चबेना सत्तू लेकर वो घूम रहा है। उसको थोड़ी ना पता था कि मैं कभी सत्ता में आऊंगा, लेकिन वो क्यों कर रहा था ये काम। जो साउथ में आज जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना में कर रहे हो या केरला में कर रहे हो या तमिलनाडु में कर रहे हैं, वो सत्ता की मलाई खाने के लिए थोड़ी ना आए हैं बीजेपी के पास। उनको तो पता भी नहीं कि बीजेपी सत्ता में आएगी कि नहीं, और शायद नहीं ही आएगी, लेकिन इसके बावजूद वो मेहनत कर रहे हैं। जब हम सत्ता आने पर सटे हुए लोगों को देखते हैं तो हमें उन लोगों को याद करना चाहिए कि जब सत्ता नहीं थी और दूर दूर तक चांस नहीं था, तब भी कुछ लोग थे जो अनवरत मेहनत कर रहे थे और निस्वार्थ भाव से कर रहे थे। वो होते हैं असली नींव के ईंट, वो होते हैं जिसे वो किसी को दिखाई नहीं देते। अब आपके इस जवाब से एक सवाल और निकल के आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना पहला पॉडकास्ट किया जिरोधा के मालिक के साथ, तो उसमें ने एक बात कही, उनसे जब पूछा गया कि आपकी पार्टी में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, बहुत लोग क्या कहते हैं विधायक सांसद बन जाते हैं, तो सबको आप चुनाव भी लड़वाते हैं, सबको विधायक सांसद बनवाना, ऐसा कुछ सवाल था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ऐसे लोगों का समर्थन तो करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों को ज्यादा प्यार करता हूं या समर्थन करता हूं जो लोग बिना किसी भाव के आए, जो लोग विधायक, सांसद, पार्षद, एमएलसी बनने मेरी पार्टी में ना आए, पहले आए काम करें, काम करते वक्त उनको जो मिलता जाए अपने रास्ते में उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। अगर कोई इसी विजन के साथ आया है कि मुझे पहले दिन ही सांसद बन जाना है, टिकट ले लेना है, तो ऐसे लोग राजनीति में लंबे नहीं चलते हैं। तो अन्नामलाई में वो चीज दिखती है क्या कि उन्हें किसी पद, किसी चीज से लालसा नहीं है, वो काम करते जा रहे हैं, रास्ते में जो आएगा उसको वो जोड़ते जाएंगे और जो लक्ष्य होगा वहां तक पहुंचेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अन्नामलाई आईपीएस थे, ये आईआईटी भी करके आए, पहले आईआईटी किया, फिर यूपीएससी पास किया, आईपीएस किया, एसपी थे, और इस पद से वो अचानक रिटायर लेके एक ऐसी पार्टी को क्यों ज्वाइन करेगा जिसके जीतने के दूर दूर चांसेस नहीं। वो तो चाहते तो किसी पार्टी में आ सकते थे, तमिलनाडु के डीएम के ले लेता, एआईडीएम के लेता, विधायक सांसद बन जाते आराम से, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी को क्यों चुना? क्योंकि बीजेपी को तमिलनाडु में है ही नहीं। और फिर आदमी संघर्ष कर रहा है, पैदल यात्रा कर रहा है, दाढ़ी बढ़ा के पूरे तमिलनाडु को गांव गांव नाप रहा है। क्या जरूरत थी उस आईपीएस की नौकरी को छोड़ के? 4 अर्दली थे, बॉडीगार्ड मिला हुआ था, रुतबा था, कई थानों के पुलिस इनके अंडर काम करती थी। स्टार और वर्दी का अलग रुतबा होता है। यही मैं बोल, इनको गांव गांव लुंगी में घूमकर लोगों से अपमान सहने की क्या जरूरत थी? तमिलनाडु में तो लोग गालियां ही देंगे ना अगर बीजेपी का कोई रहेगा तो। क्यों किया? और सोचिए तमिलनाडु में रहकर हिंदी और हिंदुत्व की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात जो आपने शुरुआत में जिक्र किया। यही तो बताया कि सोचिए, ये गाली खाने, वहां के हिसाब से तो गाली खाने वाला काम ही कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? या फिर मैं दूसरा उदाहरण, चलिए, नरेंद्र मोदी जब आए होंगे
जब संघ के वो प्रचारक बन गए तो इनको पता था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और विधायक बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? कुछ पता ही नहीं था। ये तो आदमी पहली बार जब संघ ऑफिस में गया तो इसको कपड़े धोने का काम मिला, बहारने का काम। अब बताइए, झाड़ू लगाने का काम मिला, और वो तब तो आज यहां पे है। बिल्कुल। देखिए, बिना, और एक बात मोदी जी हमेशा कहते हैं, शायद आपको याद नहीं होगी, कि मेहनत तब सच्ची मानी जाती है जब माथे का पसीना एड़ी की तरफ से बहने लगे और निस्वार्थ हो। और उस वक्त, और नहीं, कोई मतलब ही नहीं था उस वक्त, ना ये बनने का कोई चांस था, ना दूर दूर तक कुछ संभावना दिख रही थी, लेकिन फिर भी आए। और जो 80 के दशक में जो बीजेपी के साथ लोग जुड़े हैं, जब अलग जनसंघ से अलग होकर पार्टी बनाई आडवाणी जी ने और अटल जी ने, तो खुद ही अटल जी हार गए चुनाव। बिल्कुल पंकज लेकिन जी, फिर भी और उस पार्टी में लगे रहे। यही कारण है कि अमित शाह भी देखिए, समझते इसलिए हैं कि मैं बोल रहा तमिलनाडु था। में अगर उनका कोई हीरो है तो वो अन्नामलाई है। बाकी भी उन लोगों को वो डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक लीडर के तौर पर भले ही अध्यक्ष पद पर ना हो, वो उनके मुस्कुराहट में नजर आई जब उन्होंने अन्नामलाई का जिक्र किया और पब्लिक जयकारे लगाने लगी। अन्नामलाई और क्यों? एक बात रोहित, जी पंकज जी, मैं अपने पत्रकारिता के अनुभव से बताता हूं, जहां तक मैं बीजेपी को जानता हूं, फ्यूचर में अन्नामलाई देखिए कहां पहुंचते हैं। बिल्कुल। और अमित शाह कहते हैं कभी ये कभार पार्टी- मंच से कि आप इन्हें जीत दिलाइए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। फिर अगले दिन कोई मुख्यमंत्री होता है विष्णुदेव साय जैसा छत्तीसगढ़ में। तो अगर अमित शाह के चेहरे पर ये मुस्कुराहट आ रही है तो इससे आप समझ सकते हैं कि अन्नामलाई का कद रुतबा न सिर्फ तमिलनाडु, केंद्र तक क्या है और बाकी क्यों है। पंकज जी ने बहुत विस्तार से समझाया, बाकी कई उदाहरण हमने भी आपको दिए। फिलहाल अन्नामलाई और अमित शाह की इस बॉन्डिंग पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अमित शाह ने अपने भाषण में तमिलनाडु चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, उसके साथ छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, ये मदुरै कई परिवर्तनों का वाहक नगरी है और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। और मित्रों, मेरी बात याद रखना, मैं देश भर के चुनावों में हिस्सा लिया है। मैं पब्लिक की नब्ज जानता हूं, जनता की नब्ज जानता हूं। तमिलनाडु की जनता इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी।